और शुरुआत राजौरी से मिल रही है अहम खबर के साथ, जहां यात्री वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 2 यात्रियों की इसमें मौत हो गई है, कई जख्मी बताए जा रहे हैं। कोतरनका और बुधल के बीच ये हादसा पेश आया है। एक यात्री बस हादसे का शिकार हुई है, कई लोग इसमें जख्मी हैं, 2 लोगों की जान चली गई है। काफी भीषण ये हादसा रहा। कोतरनका और बुधल के बीच ये हादसा पेश आया है। राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर, यात्री वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये दुर्घटना किस वजह से हुई, हादसा किस वजह से हुआ, ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ताजा अपडेट के मुताबिक 2 यात्रियों की इसमें जान चली गई है, कई लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। रिलायंस जियो ने आज श्रीनगर शहर में 5G सेवाएं शुरू की हैं। इस सिलसिले में राजबाग श्रीनगर से जियो कर्मचारियों द्वारा एक मेगा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जो पूरे शहर में घूमी। रैली को रिलायंस के क्षेत्रीय उत्तर प्रमुख आहूजा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जियो का मुख्य उद्देश्य अन्य मोबाइल नेटवर्क्स की तुलना में कहीं अधिक तेज 5G सेवाएं प्रदान करना है। दूसरे लेवल पे लेके जाएगा। This will benefit all the people of Kashmir in the area of education, healthcare, and agriculture. तो सबको बेनिफिट मिलेगा। 5G की जो स्पीड्स हैं आप लोग देखिएगा, 1 Gbps तक हमने जब लॉन्च किया तो दिखाया था, और सब सर्विसेज बेहतर होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। जियो की 5G सर्विसेज आज यहाँ कश्मीर में शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में, ये जियो की एक मेगा रैली जो है, बाइक रैली का इनकाद यहाँ पे किया गया है। ये राजबाग से ये रैली शुरू हुई और यहाँ पे इस टाइम आप डलगेट में देख सकते हैं कि ये रैली यहाँ पे चल रही है। पूरा शहर जो ये बाइक रैली है ये कवर करेगी। मकसद इस बात का यही है कि जो जियो ऑफिशियल से हमारी बात हुई, मकसद यही है कि जो 5G सर्विसेज यहाँ पे लॉन्च हुए हैं, जो हाल ही में LG मनोज सिन्हा ने लॉन्च किए, अब जो सर्विसेज यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है वो पूरी तरह से स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे श्रीनगर से शुरुआत हुई है, आज सुबह से ही हमने देखा जियो की जो 5G सर्विसेज हैं वो यहाँ पे चालू कर दी गई हैं। तो जियो का यही यहाँ पे कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो फार फ्लंग एरियाज हैं वहाँ पे नेटवर्क की कवरेज पहुंचे, जियो नेटवर्क की कवरेज पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है जियो 5G से फायदा हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन हो, या फिर और जो टूरिज्म वगैरह से वाबस्ता लोग हो, उनको जियो 5G से फायदा मिले। फिलहाल आपने ये देखा कि ये रैली जो है ये राजबाग से निकली और यहाँ पूरा सिटी ये कवर करके फिर से राजबाग में फिर इख्तिताम पजीर होगी। इस रैली का मकसद यही है कि लोगों में जियो 5G के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाए। जहांगीर अजीज, नेटवर्क 18 श्रीनगर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नौहट्टा में NIA ने कार्रवाई करते हुए मुश्ताक लटरम का घर अटैच किया है। मुश्ताक लटरम अल उमर मुजाहिदीन आतंकी ग्रुप का प्रमुख था। मुश्ताक को मसूद अजहर के साथ रिहा किया गया था। IC 814 प्लेन हाईजैक मामले में उसे रिहा करना पड़ा था। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं मुश्ताक अहमद जरगर एलियास मुश्ताक लटरम का है। अभी हम गनी मोहल्ला नौहट्टा में हैं, जो शहर खास माना जाता है। डाउनटाउन का एक ऐसा एरिया जहां पे काफ़ी ज़्यादा एंटी सोशल एक्टिविटी थी। आप पत्थरबाजों की बात कर लें, मैं आपको ये भी कह दूं कि ठीक जामा मस्जिद के पीछे है, ये जामा मस्जिद के पीछे, और ये एरिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। आज यहाँ सुबह MHA की टीम आई और उन्होंने यहाँ पे इनके घर पे, मुश्ताक जरगर के घर पे एक लीगल नोटिस लगाया है, जिस पे साफ साफ ये लिखा गया है कि जो घर है, जो मुश्ताक जरगर एलियास मुश्ताक लटरम, जो एक अल उमर मुजाहिदीन के जो फाउंडर थे, उनका घर था, वो आज यहाँ पे सीज कर दिया गया है। देखिए तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं MHA NIA की और JK पुलिस और आर्मी की कलेक्टिव एफर्ट्स है, और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी जगहें जो हैं वो अभी रेड हो चुकी हैं, सील हो चुकी हैं। हाल ही में एक सर्कुलर भी पास हुआ था SIU का भी, जहां पे ये मेंशन किया गया था कि अगर किसी भी जगह पे, यहाँ पे किसी भी टेररिस्ट को जगह दी जाएगी, पनाह दी जाएगी, या उनकी कोई भी प्रॉपर्टी है, उस पर कड़े से कड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। जहांगीर अजीज के साथ मैं सरोज कफील।
आगे बढ़ेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्रियों को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वित्तीय संकट, जलवायु परिवर्तन, महामारी और आतंकवाद पर चर्चा की। पीएम ने यह भी कहा कि कई विकासशील देश अपने लोगों के लिए भोजन और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए कर्ज से जूझ रहे हैं। Climate change, pandemic, terrorism and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates. We must also admit that the tragic consequences of this failure are being faced most of all by the developing countries. After years of progress, we are at risk today of moving back on the sustainable development goals. Many developing countries are struggling with unsustainable debt while trying to ensure food and energy security for their people. They are also the ones most affected by global warming caused by richer countries. This is why India's G20 presidency has tried to give a voice to the global south. No group can claim global leadership without listening to those most affected by its decisions. जम्मू के बस स्टैंड से 2 रोहिंग्या नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों अवैध रूप से नेपाल के रास्ते जम्मू तक पहुंचने वाले थे। ये लोग श्रीनगर और वहां से एलओसी क्रॉस कर अफगानिस्तान जाने की फिराक में थे। दोनों के खिलाफ विदेशी एक्ट 1946 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों श्रीनगर के रहने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में थे। वो इन लोगों से फेसबुक के जरिए संपर्क कर रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड पुलिस स्टेशन एक 2 लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया है, जिसमें कि बताया ऐसा जा रहा है कि ये 2 लोग जो हैं वो बांग्लादेश से आए हैं, जो कि अफगानिस्तान जाना चाहते थे। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बट अभी की जानकारी के मुताबिक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश से ये दोनों व्यक्ति जो है वो आए हैं और उसके बाद ये अफगानिस्तान जाना चाहते थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्हें बस स्टैंड में ही दर दबोचा और फिलहाल के लिए बस स्टैंड पुलिस स्टेशन में इनके साथ कार्रवाई जो इनसे बातचीत जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि इस तरह की भी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि ये जो दोनों लोग हैं ये ट्रेंड हैं और रेडिकलाइज्ड हैं और किसी वारदात को अंजाम दे सकते थे। उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो यहाँ पर इन्हें हिरासत में लिया और उसके बाद लगातार इनसे बातचीत, इनसे जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है और उम्मीद है कि कई सारे और भी इसमें सुराग जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल सकते हैं। बहुत बड़ी जानकारी नेटवर्क एटीन पर सबसे पहले आपके साथ साझा कर रहे हैं और आपको बता दें कि 2 लोगों को 1-2 दिन पहले ही इन्होंने हिरासत में लिया था और अभी की अगर जानकारी की बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि लगातार ऑनलाइन कुछ लोगों के साथ जो है वो बातचीत करते थे और वो आगे इनको लीड देते थे कि किस तरह से ट्रेनिंग लेनी है। और इस तरह की भी जानकारी है कि शायद ये दोनों अजमेर से जो है वो पहले रहकर आए हैं और उसके बाद जम्मू से होते हुए ये जो है आगे किसी और देश अफगानिस्तान या पाकिस्तान की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे, जिससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर बस स्टैंड में इन्हें दर दबोचा। नेटवर्क एटीन के लिए जम्मू से मैं रजत पुरा। खबर पुंछ से, जहां पटवारियों ने वर्षों से लंबित पड़ी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पटवारियों ने वंशनगर स्थित पटवार खाने में हड़ताल करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पटवारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे और उनकी हड़ताल जारी रहेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पटवार है पटवार। यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में सारे पटवार गिरदावर जितने भी पटवार एसोसिएशन के मेंबर हैं
वो स्ट्राइक पे हैं, क्योंकि क्रिएशन ऑफ गिरदावर सर्कल एंड पटवार हल्का और ग्रेड पे जो ग्रेजुएट पटवारी का इशू है उसको लेकर सारे बैठे हुए हैं। जो ही हमको ऊपर से कोई भी डायरेक्शन आती है उसी को फॉलो करते हुए, जब तक वो ऊपर से डायरेक्शन कॉल की है तो हम यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। जो हमारी यूटी बॉडी की जो कॉल है, आज जम्मू कश्मीर पटवार सेशन के बैनर तले हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी 2 जगह बैठे हैं। एक सब डिवीज़न मेंढर में हमारे वहाँ पे पटवारी बैठे हैं स्ट्राइक पे, और यहाँ पे मंडी तहसील सुरनकोट और तहसील हवेली मिल के जो है यहाँ हेडक्वार्टर पे बैठे हैं। हमारे कुछ जेन्युइन डिमांड्स थी जिनको लेके हमने चंद दिन पहले जो है हमने एक टोकन स्ट्राइक की थी 2 दिन के लिए। तो हमारी जो डिमांड्स थी उनको लेके आप हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हैं। हमारी मेन डिमांड्स जो हैं ग्रेड पे, क्रिएशन ऑफ गदावर सर्कल और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो नायब तहसीलदार की है, उन सब सिलसिले में हम जो है स्ट्राइक पे हैं। और हमारी स्ट्राइक तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारी ये जो जेन्युइन डिमांड्स हैं ये फुल। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। गुरेज के कंजर में क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि जनरेटर में खराबी के कारण बिजली 5 गांव तक नहीं पहुंच रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा के लिए आवश्यक जरूरत का सामान देने की मांग की है ताकि जल्द से जल्द गांव तक बिजली बहाल हो सके। मैं डीसी बांडीपोरा और एसडीएम गुरेज से पुरजोर गुजारिश करता हूं कि यहाँ बुलाक बख्तौर के हल्का कंजलवन में पावर कहीं दिनों से नहीं है, लोग गुप्त अंधेरे में हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके एग्जामात जो है वो भी नज़दीक है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद हमारा जो है आने वाला है, उस टाइम लोगों को बड़ी दिक्कत होगी और परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए मैं डीसी बांडीपुर और एसडीएम गुरेज से पुरजोर गुजारिश करता हूं, जो ही वेदर क्लियर हो जाए तो हली के जरिए जो यहाँ पर सामान जनरेटर के लिए चाहे वो पहुंचा दे। और साथ में मैं डीसी बांडीपुर और एसडीएम गुरेज से अपील करता हूं कि जो फरवरी की जो यहाँ पर बिजली की बिल आती है वो फरवरी महीने की जो फीस है हमें यहाँ के गरीब आवाम को माफ की जाए। अगर माफ नहीं हो सकती तो यहाँ की गरीब आवाम के साथ वो नाइंसाफी होगी। गुलामुद्दीन सरपंच, मैं डीसी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारा यहाँ पर कंजलवन में जनरेटर खराब हुआ है, जनवरी से खराब पड़ा है, फरवरी में भी वो खराबी है। इसमें एक पुर्जा चाहिए जो वहाँ बांडीपोरा से सिविल जहाज में नहीं आ सकता है। हम डीसी साहब से पुरजोर गुजारिश में कर रहा हूँ कि आर्मी जहाज जब मौसम साफ होगा, आर्मी जहाज में हमें उस पुर्जा को भेजा जाए ताकि हम रोजे में पावर देखेंगे और डीसी साहब को दुआएं करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी सांबा इकाई द्वारा सांबा में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पार्टी के सीनियर नेता राजेश परगोत्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के साथ जम्मू कश्मीर में बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन भाजपा सिर्फ बड़े व्यापारियों को लाभ देने में लगी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सांबा के कंडी इलाके में बारिश न होने के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है और एलजी प्रशासन सांबा के कंडी इलाके को सूखाग्रस्त इलाका घोषित कर किसानों को उचित मुआवजा दे, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। की वजह से बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ चुका है, किसान भूखमरी के कगार पर है। पूरे का पूरा सांबे का कंडी इलाका जो है वो बारिश ना पड़ने की वजह से पूरा जो है वो फसलें किसानों की सूख चुकी हैं। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिला सांबा को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए, क्योंकि किसानों की फसल जो है वो 6 महीने से किसान इंतजार कर रहा है कि कब उनकी फसल जो है वो घर आएगी और अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। जिस तरीके से बारिश ना पड़ने की वजह से पूरे का पूरा सांबा क्षेत्र जो है वो सूख चुका है, फसलें खराब हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। उत्तरी कमांड समारोह मथुरा मिलिट्री स्टेशन पर आयोजित किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की, जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांडर, जिनमें से कुल 66 पुरस्कार विजेताओं को और प्रतिष्ठित सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी विशिष्ट बहादुरी और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई भी दी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के नगर पालिका क्षेत्रों में संपत्ति कर लगाने के खिलाफ एक विरोध रैली निकाली। प्रदर्शनकारी सिटी सेंटर की ओर बढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।
कांग्रेस के आज यहाँ पर अभी एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको वापस ले लिया जाए। इसमें कांग्रेस के कई सीनियर नेता शामिल हैं और जिसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी भी हैं। लेकिन जैसे ही ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ कांग्रेस के ऑफिस से, यहाँ पर पुलिस ने एक बैरिकेड्स खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद उन्हें यहाँ पर अभी फिलहाल रोका गया है और उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफी धक्का मुक्की हो रही है पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में, और ये कोशिश की ये है कि वो आगे बढ़े। हालांकि सरकार ने पहले ही ये वाजे कर दिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसमें 40% के आसपास जो लोग हैं उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि बहुत सारे ऐसे लाखों लोग होंगे जिन्हें 1000 रुपए से कम प्रतिवर्ष ये टैक्स देना होगा। लेकिन तब भी अपोजिशन कोशिश ये कर रही है सरकार को घेरने की, और उसी कोशिश के तहत कांग्रेस आज यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रही है और इनकी ये कोशिश है कि वो आगे बढ़े। लेकिन फिलहाल पुलिस उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही है। हम कोशिश करेंगे जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं उनसे बात करने की। तो हाँ, हमारे साथ जो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं। जी, आप बताएं कि आप क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि ये जो प्रदर्शन है आज जहाँ प्रॉपर्टी टैक्स जो जम्मू कश्मीर यूटी सरकार ने लगाया है, ये लोग नहीं झेल सकते, क्योंकि ये इलाका जो हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर कोई रोजगार ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो व्यापारी आगे ही तंग है। जीएसटी लगा के जो इन्होंने देश के अंदर जीएसटी और नोटबंदी की थी, पहले इंडस्ट्री वाले फेल हो गए हैं, लोगों का कारोबार रह गया, ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, शोरूम बंद हो रहे हैं, गरीब लोगों ने छोटे छोटे मकान बनाए हैं, उनके ऊपर जब टैक्स लगे, कितने किस्म का टैक्स लेते हैं, सैनिटेशन का टैक्स, नक्शा पास करने का टैक्स सेपरेट और नक्शा ऑनलाइन करने का टैक्स सेपरेट, 15 रुपए स्क्वायर फुट जो टैक्स है वो सेपरेट, प्रोफेशनल टैक्स वो सेपरेट, कितने टैक्स इन्होंने लेने हैं। सरकार है कहाँ पे? सरकार तो दिखाई नहीं देती, सिर्फ अपने एसी रूम से बैठ के फैसले यहाँ पे करती है और जम्मू कश्मीर के अवाम का वो फैसला कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से जिनका व्यवस्था नहीं है। आज प्रॉपर्टी टैक्स लगा के हर जगह पे कोरोना के बाद आर्थिक स्थिति किसी भी साथी की यहाँ पे नहीं है। जम्मू कश्मीर डिमांड करता था इकोनॉमिक पैकेज मिले, और वहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे चरम सीमा में यहाँ पे है। जब रोजगार कहीं नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और आमदन का जरिया नहीं, पेइंग कैपेसिटी लोगों की नहीं, और ऊपर से बिजली के मीटर का ज्यादा लगना, वाटर टैक्स का लगना, टोल प्लाजा में टैक्स की वसूली करना है ना, और वहीं पे ये प्रॉपर्टी टैक्स का लगना, मैं समझता हूँ कि ये जन विरोधी ये नीति यहाँ पे है। जिस तरह से ये टैक्स लगा दिया गया है, कांग्रेस लगातार इसका विरोध करेगी, क्योंकि उनका ये मानना है कि यहाँ जो डेमोक्रेसी है पहले उसको बहाल किया जाए और उसके बाद इस तरह के टैक्सेस अगर लगाने हो तो वो चुनी हुई सरकार तय करे। कैमरामैन आशीष श्रीवास्तव के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। शहीद पवन दंगल का आज अंतिम संस्कार होना है। दोपहर 3 बजे शहीद पवन दंगल का अंतिम संस्कार उनके गांव रामपुर पृथ्वी में किया जाएगा। शहीद पवन दंगल का पार्थिव शरीर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। सपूत को बधाई देने के लिए जगह जगह लोग उमड़े हुए हैं। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल भी इस दौरान मौजूद रहे। पुलवामा आतंकी मुठभेड़ में रामपुर के पवन शहीद हो गए थे। ग्राम पंचायत किन्नू के पृथ्वी गांव के वो रहने वाले थे। 28 साल इनकी उम्र थी। पवन दंगल शहीद हो गए थे। 20 दिन पहले ही वो घर से ड्यूटी पर वापस गए थे। घर का इकलौता बेटा था पवन, और वीर गति को वो प्राप्त हुआ है। अवंतीपोरा में एनकाउंटर के दौरान, आतंक से मुठभेड़ के दौरान ये शहीद हो गए थे। हिमाचल प्रदेश के रामपुर के पृथ्वी के रहने वाले थे। तस्वीरें भी वहां से सामने आई हैं। मौसम खराब होने की वजह से बाय रोड उनके पार्थिव शरीर को चंडीगढ़ के रास्ते रामपुर पहुंचाया गया और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जगह जगह लोगों का हुजूम उमड़ा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बच्चे, बुजुर्ग और तमाम लोग जगह जगह इकट्ठे हुए। उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 28 साल उनकी उम्र थी और आपको बता दें कि 20 दिन पहले ही वो छुट्टियां काटकर उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी और पवन दंगल शहीद हुए हैं। आज 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। इससे पहले उन्हें जगह जगह श्रद्धांजलि अर्पित की गई और बाय रोड उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पृथ्वी पहुंचा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। शिमला के कांग्रेस मुख्यालय में महीने में एक दिन मंत्री बैठेंगे, जिसमें वो पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता की समस्याएं सुन सकेंगे। सीएम सुक्खू ने पार्टी कार्यालय के दौरे के दौरान ये ऐलान किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सीएम के फैसले का स्वागत किया। वहीं इसकी शुरुआत खुद से करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक बदहाली पर सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी और पूर्व के जयराम सरकार की कारगुजारियों को जनता के सामने रखेगी। कांग्रेस अपनी सभी गारंटी 5 साल में पूरा करेगी। वहीं उन्होंने भाजपा की विधायक दल की बैठक को लेकर कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, इसे लेकर भाजपा विधायक दल महंगाई के खिलाफ प्रस्ताव पारित करे और ये प्रस्ताव पीएम मोदी को भेजे। टाउन तक पहुंचे, मंत्रिमंडल तक पहुंचे। इस दृष्टिकोण से हमने कांग्रेस ऑफिस में बैठने का निर्णय किया और हम आने वाले समय में जो और हमारी सरकार की गारंटियां उसको पूरा करेंगे। जनता ने हम पर विश्वास किया है, हम जनता को विश्वास देना चाहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था 4 साल में ठीक होगी, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं होगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इस सरकार के खिलाफ हमारी सरकार ने फैसला किया है कि फाइनेंशियल जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिस प्रकार आर्थिक बदहाली में ये राज्य पहुंचा है, हमारी सरकार इसके खिलाफ एक व्हाइट पेपर लाएगी जो आने वाले समय में जनता के सामने रखा जाएगा। इस व्हाइट पेपर के द्वारा हम लोगों को ये बताएंगे कि किस प्रकार से आर्थिक स्थिति की बदहाली हुई है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इसकी शुरुआत की है। हमने ये तय किया था कि महीने में एक मंत्री अवश्य यहाँ पर बैठेंगे और लोगों की जो ग्रीवेंसेज है उसको सुनना उनका भी कर्तव्य है, तो उसके लिए हमने उनसे आग्रह किया और सभी ने स्वीकार किया कि हम महीने में एक दिन देंगे। आज उसकी शुरुआत यहाँ मुख्यमंत्री जी ने की है, तो इनका पार्टी की तरफ से मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। वो कहते थे मैं सिलेंडर में जो महंगाई बढ़ी है या दाम बढ़े हैं उसको मैं कम करके दूंगा। उन्होंने ये वायदा लोगों से किया था और बार बार और पे भी, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, सीमेंट है, सरिया है, इसके भी बहुत कीमतें बढ़ी, तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे मौका दे एक बार और मैं इसको अवश्य निर्धारित करूंगा। ये जो प्राइसेस बढ़ी है इसको कम किया जाएगा सरकार आने पर। अब तो 8 साल हो गए हैं, कहाँ तो कम करने की बात, वो और इसमें बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। ये जनता के ऊपर एक और आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हम सभी दुखी है और हम इस सरकार से आग्रह करते हैं कि आप जनता की तरफ देखो, जनता के जो नाराजगी है उसको समझने की कोशिश करो और इसका जल्दी से जल्दी समाधान। और शिमला से बड़ी खबर है, सीएम सुक्खू ने कल एक बार फिर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ये बैठक कल दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में होगी, जिसमें 1 मार्च को बैठक में बाकी बचे एजेंडों पर चर्चा होगी। साथ ही बजट और ओपीएस की मानक का संचालन प्रक्रिया पर भी चर्चा संभव है। इस बैठक में पूर्व की जयराम सरकार के समय खोले गए शिक्षण संस्थानों पर भी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने को लेकर मंजूरी मिल सकती है। तो आपको बता दें, बीते कल कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई थी और बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां एक और कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कल दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में ये बैठक होनी है। जो कुछ एजेंडे बीते कल डिस्कस नहीं हो पाए थे, उन्हें कल दोबारा डिस्कस किया जाएगा, यानी 3 मार्च को 12 बजे एक और बैठक होगी। ऐसा माना जा रहा है ओपीएस का मुद्दा इसमें उठ सकता है। इसके अलावा आगे आने वाले बजट सत्र में किस तरीके से रणनीति बनानी है उसको लेकर फैसला इसमें किया जा सकता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा नहीं हो पाई थी, उसी के मद्देनजर दोबारा कैबिनेट की अहम बैठक को बुलाया गया है। वहीं भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। शिमला में ये बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इसकी अगुवाई करेंगे। विली पार्क सर्किट हाउस में बैठक होगी। शाम 6 बजे आज ये बैठक होने वाली है। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर इसमें चर्चा होगी। आगे आने वाले समय के लिए रणनीति इसमें बनाई जाएगी। खबर मंडी से, जहां के पधर में एक भीषण सड़क हादसा पेश आया है। 2 युवकों की जिंदा जलकर इसमें मौत हो गई है, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे मेडिकल कॉलेज नेर चौक रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पधर जोगिंदरनगर वाया नोहड़ी सड़क मार्ग पर दमेला के पास एक कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, जिससे कार में धमाके के साथ आग लग गई। इस आग में कार सवार 2 युवक जिंदा जल गए, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी है। मृतकों की पहचान 28 साल के भुवन सिंह,
28 साल के सुनील कुमार निवासी पधर के रूप में हुई है। डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने बताया कि 3 युवक रात के समय लेंटर डालकर अपने घर की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।